जय हिंद। जीएस स्टडी ये सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 164 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ही पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक सुबह 7 बजे, एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को बहनों क्यों सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है। क्या दोस्तों, अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है। बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। क्या दोस्तों, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। तो चलिए, देर न करते हुए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया कि वह कौन सी क्षय रोधी दवा है जो रोगी को सबसे जल्दी गैर संक्रामक बनाती है। ना तो कौन सी भाई उसी कौन सी क्षय रोधी दवा है जो रोगी को सबसे जल्दी गैर संक्रामक बनाती है? तो कौन है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन ए दिया INH दिया है, ऑप्शन बी दिया रिफैम्पिसिन, ऑप्शन सी दिया एथम्बुयूटाल, ऑप्शन डी दिया है पाइराजीनामाइड। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए बहन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कौन सी क्षय रोगी यानी कि टीबी की वो कौन सी दवा है जो रोगी को सबसे जल्दी गैर संक्रमक बनाती है, यानी कि जल्दी उसको संक्रमण से बचाती है। तो कौन सी दवा है भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रिफैम्पिसिन है। कौन है? रिफैम्पिसिन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रिफैम्पिसिन हो जाएगा ना। एक क्या करती है? तो टीबी के उपचार में रिफैम्पिसिन जो है एक महत्वपूर्ण दवा है और ये बैक्टीरिया को क्या करती है? बहुत तेजी से क्या करती है? तेजी से मारती है। बैक्टीरिया को बहुत तेजी से क्या करती है? मारती है। ठीक ना, मारती है। बैक्टीरिया को क्या करती है? बहुत तेजी से मारती है। कौन? रिफैम्पिसिन ना, यह एक दवा है। किसके लिए है? तो टीबी के लिए, यानी कि क्षय रोग के लिए। ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग के निम्नलिखित लाभ हैं सिवाय इसके। स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग निम्नलिखित लाभ हैं सिवाय इसके ना। ऑप्शन ए दिया है जठरांत्र कार्यों में सुधार, ऑप्शन बी दिया रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा देना, और ऑप्शन सी दिया है पोषण असंतुलन, ऑप्शन डी दिया आर्थिक लाभ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के निम्नलिखित लाभ है, इसके लाभ हैं सिवाय, यानी कि 3 ऑप्शन इसमें हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ हैं, लाभ वाले हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ ना नहीं है। तो सिवाय शब्द दे दिया है। अगर क्वेश्चन में बहन सिवाय शब्द दे दे, सिवाय शब्द दे दे, तो सिवाय शब्द दे दे तो क्या हो जाएगा? उसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या पढ़ना है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है ना। अगर सिवाय शब्द दे दे तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो पूछा क्या है कि स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग के निम्नलिखित लाभ हैं सिवाय इसके। ऑप्शन ए दिया है जठरांत्र कार्यों में सुधार, ऑप्शन बी दिया है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी दिया है पोषण असंतुलन, और ऑप्शन डी दिया है आर्थिक लाभ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए।
जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोषण असंतुलन। क्या हो जाएगा? पोषण असंतुलन। यही क्या है? ये लाभ नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या है? लाभ नहीं है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ क्या क्या हो जाएंगे? इसका तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन की नहीं? पूछा क्या है कि स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग निम्नलिखित लाभ हैं, तो यानी कि 3 इसमें लाभ वाले हैं और एक सिवाय नहीं, सिवाय इसके, तो इसके सिवाय सभी लाभ वाले हैं। तो जठरांत कार्यों में सुधार। क्या हो जाएगा? जठरांत कार्यों में सुधार भी हो जाएगा, ये भी लाभ हो जाएगा। रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा देता है। अगला, स्तनपान कराने से क्या होता है कि रोग प्रतिरोध क्षमता को यह बढ़ावा भी देता है। एक लाभ यह हो गया। आर्थिक लाभ कैसे होगा? मान लीजिए कि स्तनपान कराया जा रहा है तो आपको जो दूध खरीदना होता है वो खरीदना नहीं पड़ेगा, तो ये भी आर्थिक लाभ हो जाएगा, पैसे की बचत हो जाएगी। तो तीनों लाभ हो जाएंगे। लेकिन यही जो पोषण असंतुलन दिया है, क्या लिखा गया है यहाँ पे? पोषण ना, पोषण, ठीक है ना, पोषण, पोषण असंतुलन, पोषण असंतुलन, ठीक, पोषण असंतुलन, यही जो है इसके लाभ नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, एएनएम स्वाइन फ्लू रोगी की देखभाल कर रही है और वह जानती है कि स्वाइन फ्लू के लिए सबसे उपयोगी प्रभावी दवा है। तो वह जानती है कि सबसे रोगी के लिए सबसे प्रभावित दवा कौन सी होगी? एसी क्लोवीर, ऑप्शन बी दिया एडफोवीर, ऑप्शन सी दिया है सीडोफोवीर, ऑप्शन डी दिया ओस ओसेलटामिवीर ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओसेल्टामिवीर क्या है? तो यह एक एंटीवायरल दवा है। क्या है? यह एक एंटीवायरल ना, एंटीवायरल, एंटीवायरल दवा है, ठीक ना, एंटीवायरल दवा है। ठीक, क्या है? एंटीवायरल दवा है। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्या दिया है बहन? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, निम्नलिखित में एक विकल्प को छोड़कर सभी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के प्रथम रोकथाम में शामिल हैं। तो एक को छोड़ करके सभी जो है गर्भाशय ग्रीवा के रोकथाम में शामिल है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए दिया रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी दिया बाल विवाह नहीं करना, ऑप्शन सी दिया है प्रारंभिक संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग करना, ऑप्शन डी दिया पेपर स्मीर जांच। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। निम्न में से एक विकल्प को छोड़कर सभी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की प्रथम रोकथाम में शामिल है। तो प्रथम रोकथाम में शामिल है, तो देखिए प्रथम रोकथाम में क्या? बाल विवाह नहीं करना, ये भी शामिल है। प्रारंभिक संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग करना, बिल्कुल ये भी शामिल है। पेप स्मीयर जांच करना, ये भी शामिल है। तीनों शामिल हैं, लेकिन एक को छोड़कर बोल रहा है ना, एक विकल्प को छोड़कर, एक विकल्प को छोड़कर, तो यही विकल्प होगा रेडियोथेरेपी। क्या हो जाएगा? रेडियोथेरेपी, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसी को छोड़ करके बोल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोथेरेपी क्या है? एक गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का एक उपचार है, न कि इसका रोकथाम है। क्या है? गर्भाशय ग्रीवा का एक उपचार है, न कि रोकथाम है। ये रोकथाम है ना। पूछा क्या है कि निम्नलिखित में एक विकल्प को छोड़कर सभी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की प्रथम रोकथाम में शामिल है। तो प्रथम रोकथाम में शामिल कौन से हो जाएंगे? बाल विवाह नहीं करना, ये भी शामिल हो जाएगा रोकथाम में। प्रारंभिक संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग न करना, ये भी रोकथाम में शामिल हो जाएगा। और पेप स्पीयर जांच करना, ये भी रोकथाम में शामिल हो जाएगा। लेकिन रेडियोथेरेपी जो है ये शामिल नहीं होगा। लेकिन रेडियोथेरेपी है क्या? तो ये गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का एक उपचार है ना, ये एक उपचार है, न कि ये रोकथाम है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 5। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के बहन आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। निम्नलिखित में से हिप बोन की पहचान करें। हिप बोन कौन है? क्या फीमर है, ह्यूमरस है, इनाइमेंट है, या स्क्रैम है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से हिप बोन की पहचान करें। तो हिप बोन कौन सी है भाई? 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इनामेंट होगा। क्या होगा? इनामिनेट होगा। क्या होगा? इनामिनेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लेकिन ये फीमर क्या है? तो फीमर है जो जांग की हड्डी है। क्या है? जांग की ये हड्डी है। ठीक ना? जांग की हड्डी। फीमर क्या है? जांग की हड्डी है। ह्यूमरस क्या है? तो ह्यूमरस जो है ये ऊपरी बांह की हड्डी है। क्या है? ऊपरी
ऊपरी बाह की, ये ऊपरी बाह की हड्डी है, ठीक ना, ऊपरी बाह की हड्डी है। और स्क्रैम क्या है, तो स्क्रैम क्या है, रीढ़ की हड्डी है ना, स्क्रैम जो है रीढ़ की हड्डी है, ठीक, रीढ़ की हड्डी, स्क्रैम क्या है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक, रीढ़ की हड्डी। और फीमर है जांग की हड्डी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इनामेंट होगा, क्या होगा, इनामेंट, इनामेंट या श्रोणीय, इसको श्रोणीय अस्थि के नाम से जानते हैं। इनामेंट को किस नाम से जानते हैं, श्रोणीय अस्थि के नाम से जानते हैं या हिप बोन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया कि तीखी उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं। तीखी उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं, क्या चीरा घाव कहते हैं, फटा हुआ घाव कहते हैं, कुचला हुआ घाव कहते हैं, छेदा हुआ घाव कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 6वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, 6ठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। तीखी उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं। तीखी मतलब किसी तेज धार वाले ना, क्या तेज धार वाले किसी उपकरण से, यानी तेज धार का मतलब किसी वाले तेज धार, चाकू हो गया, ठीक ना, चाकू हो गया, कोई तलवार हो गई, तलवार हो गई, माने तेज धार वाले किसी चीज से जिसका धार तेज हो, अगर उससे घाव लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको चीरा घाव कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फटा हुआ घाव किसको कहते हैं, किसी से घाव लग जाता है, वो मान लीजिए कि फट जाता है ना, तो फट जाता है तो इसको, ये भी तो फटना हो गया ना, चीरा घाव भी तो फटना हो गया, ये भी फटना हो गया। लेकिन ये फटना क्या होगा, इसके किनारे पर अगर घाव लगी रहेगी जहाँ पे, तो किनारे पे मोटा सा फटा रहेगा और ये धारदार एकदम पतला सा दिखने में लगेगा, तो इसी को कहते हैं क्या, तीखी उपकरणों से लगने वाले घाव को चीरा घाव कहते हैं। कुचला हुआ घाव किसी चीज से, मान लीजिए कि पैर कुचा गया, मान लीजिए कि आपके पैर पर किसी ने हथौड़े से मार दिया, वो आपका कुचा गया, किसी के सर पे मार दिया, सर भी मान लीजिए कुचा गया, फट गया, तो उसको कुचला हुआ घाव कहते हैं। छेदा हुआ घाव किसको कहते हैं, किसी चीज से जैसे मान लीजिए कि सरिया हुआ, कोई छड़ हुआ, इस तरह से आप लोग के पैर और में चाहे किसी के भी जगह लग जाता है घाव और छेद हो जाता है, तो उसको छेदा हुआ घाव कहते हैं। लेकिन पूछा क्या कि तीखी उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं, तो चीरा घाव कहते हैं। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूजन होगा कमेंट कीजिएगा, तुरंत बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में कौन भारत में गैर संक्रामक रोग है, तो क्या कुष्ठ रोग है, कैंसर है, क्षय रोग है, रीढ़ की हड्डी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संक्रामक रोग है, तो गैर संक्रामक बताइए, गैर संक्रामक रोग कौन सा है भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग कौन है। तो इसमें गैर संक्रामक जो रोग है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी होगा ना, कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसर। यही जो है गैर संक्रामक रोग है, क्या है, गैर संक्रामक। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, रीढ़ की हड्डी की चोट, ये रीढ़ की हड्डी की एक चोट है, ठीक। ऑप्शन ए दिया है कुष्ठ रोग और ऑप्शन दिया है सी क्षय रोग। तो ये दोनों क्या है, तो ये एक संक्रामक रोग है। क्या है, संक्रामक रोग है, संक्रामक से फैलते हैं, किससे, संक्रमण से फैलते हैं भाई, संक्रमण से ये क्या होते हैं, संक्रमण से फैलते हैं ना, संक्रमण से फैलते हैं। संक्रमण से कौन फैलते हैं, तो कुष्ठ रोग और क्षय रोग जो है संक्रमण से फैलता है। लेकिन कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं है, कैंसर से नहीं, संक्रामक से नहीं फैलता है कैंसर, ठीक ना। रीढ़ की हड्डी एक चोट भी है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए और सी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये संक्रामक रोग जो है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारत में गैर संक्रामक रोग नहीं है, सॉरी गैर संक्रामक रोग ये नहीं है, ये संक्रमक से फैलता है। कुष्ठ रोग संक्रमक से फैलता है, क्षय रोग भी संक्रमक से फैलता है। ये रीढ़ की हड्डी की चोट दिया तो संक्रमक से फैलेगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलिए, क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, बस सुनते चलिए, देखते क्लास को हम लोग तर्बोतार कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। यदि एक एकत्रित आंकड़ों में से एक ही संख्या बार बार दोहराई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या औसत कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है, मध्यक कहा जाता है, कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। यदि एकत्रित आंकड़ों में से एक ही संख्या बार बार दोहराई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है भाई, तो उसको कहा जाता है बहुलक। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। जब कैथेटर द्वारा मूत्राशय में कोई डाई डाली जाती है तो डाई योनि के रास्ते
रास्ते के माध्यम से आती हुई दिखाई देती है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या फाइब्रोइड गर्भाशय के, या यूट्रेन प्रोलेप्स के, या वेजाइनल फेस्टुला के, या रेक्टोवेजाइनल फेस्टुला के? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई 9वें नंबर क्वेश्चन का? सभी बहनें कमेंट कर दे भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन कि जब कैथेटर द्वारा मूत्राशय में कोई डाई डाली जाती है तो डाई योनि के रास्ते के माध्यम से आती हुई दिखाई देती है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह वेजाइनल फेस्टुला की उपस्थिति के कारण होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। NPCDCS न प्रोग्राम के तहत निम्न में से कौन सी बीमारी का नियंत्रण एक बचाव नहीं है? तो बचाव नहीं पूछा है ना, बचाव नहीं किया जाता है। किसका? मधुमेह का, कैंसर का, हृदय रोग, स्ट्रोक का, या मोतियाबिंद का? तो किसका बचाव नहीं किया जाता है भाई? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोतियाबिंद का बचाव नहीं किया जाता है। क्यों? मोतियाबिंद के लिए एक अलग राष्ट्रीय कार्यक्रम है ना, इसके लिए। तो देखिए, मधुमेह के लिए, कैंसर के लिए और हृदय रोग स्ट्रोक के लिए NPCDS जो है प्रोग्राम के तहत निम्न कौन सी बीमारी का नियंत्रण करती है? तो तीनों बीमारी का नियंत्रण कौन करती है? NPCDCS के तहत मधुमेह का भी नियंत्रण होता है, हृदय रोग का भी नियंत्रण होता है और कैंसर का भी नियंत्रण होता है, ठीक ना। लेकिन मोतियाबिंद का नियंत्रण इससे नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन मोतियाबिंद का नियंत्रण किससे होता है भाई? तो मोतियाबिंद के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है तो उसके लिए क्या होता है, देखिए नोट कीजिए। NPCBVI ना, इसके लिए कौन है? मोतियाबिंद के लिए ए है, और इन तीनों सभी के लिए क्या है? NPCDSC है ना, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों के डूबने से बचाव के लिए क्या घर पर क्या करना चाहिए? बच्चों के डूबने से बचाव के लिए घर पे क्या करना चाहिए? सभी जल संग्रहण स्थानों को कसकर बंद रखें। ऑप्शन बी दिया घर की पानी की टंकी खुली रखें। ऑप्शन सी दिया बच्चे को गहरे स्नान टब में खेलने दें ना, और ऑप्शन डी दिया बच्चे के पास सभी बर्तन में पानी भर कर रखें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? 11वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है कि बच्चों के डूबने से बचाव के लिए घर पे क्या करना चाहिए। अगर बच्चा कोई डूब रहा है तो कोई चाय में तो थोड़ा डूबेगा, पानी में डूबेगा ना। तो पानी में अगर बच्चा डूबेगा तो उसको लिए क्या करना चाहिए? तो सभी जल संग्रह स्थानों को कसकर बंद रखे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्या है? घर की पानी की टंकी को खुला रख देंगे? नहीं भाई, तब तो बच्चा डूब ही जाएगा। ऑप्शन सी किया दिए बच्चे को गहरे स्नान टब में खेलने दे। गहरे स्नान टब में खेलने देंगे तो बच्चा डूब ही जाएगा। ऑप्शन डी किया दिया बच्चे के पास सभी बर्तनों में पानी भरकर रखें। तो क्या उसमें बच्चा खेलेगा नहीं, डूबेगा नहीं? बिल्कुल डूबेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के डूबने से बचाव के लिए घर पर क्या करना चाहिए? तो सभी जल संग्रह स्थानों को कसकर बंद रखें। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहते हैं भाई? तो क्या संलयन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, विदलन कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? मैं आप लोगों को बताया हूं, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला देवी जी, रश्मि सोम जी। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहते हैं भाई? तो इस शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को निषेचन कहते हैं। निषेचन नंबर कहां दिया है? ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया है ऑप्शन नंबर बी में? हमारा निषेचन दिया, इसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है मैं आप लोगों को बताया हूं। निषेचन के बाद होता है युग्मनज ना, क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज के बाद क्या युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद किसका निर्माण होता है? संलयन का। किसका? संलयन ना, संलयन के बाद क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक ना। भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, ठीक ना, भ्रूण का निर्माण। ठीक, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या पूछा है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने को निषेचन कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि बच्चों के डूबने से बचाव के लिए घर पे क्या करना चाहिए भाई? तो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। तो क्या करना चाहिए? सभी जल संग्रह स्थानों को बंद कर
संग्रहण स्थानों को कसकर बंद रखें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पीछे आप लोगों के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। आईयूडी लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? आईयूडी लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो आईयूडी लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है भाई, बताइए। सबसे अच्छा समय आईयूडी लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मासिक धर्म के किसी भी समय, मासिक धर्म के 10 दिन के अंदर, मासिक धर्म के बीच में, या मासिक धर्म के पहले। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताइए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? आईयूडी लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो आईयूडी लगाने का सबसे अच्छा जो समय है तो है कौन सा? मासिक धर्म के किसी भी समय। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में विटामिन डी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में पूछ रहा है, ये नहीं कि कहाँ से विटामिन डी मिलता है, ये नहीं पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में पूछ रहा है, ये नहीं पूछा है क्वेश्चन कि मानव को कहाँ से मिलता है विटामिन डी। पूछा है कि मानव शरीर में विटामिन डी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? क्या मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, त्वचा, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करते भाई। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, त्वचा ना। क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन डी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो त्वचा के द्वारा होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। सूर्य की रोशनी में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी में संपर्क में आते ही विटामिन डी का संश्लेषण होने लगता है ना। मानव शरीर में विटामिन डी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो उत्पादन होता है त्वचा से। त्वचा में ना, त्वचा में होता है। सूर्य के संपर्क में जब हमारी त्वचा आती है तो क्या होता है? विटामिन डी का संश्लेषण होने लगता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ है? सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16। शब्द शिक्षा का अर्थ क्या है? क्या होता है? शब्द शिक्षा का अर्थ क्या होता है? क्या परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना, नकारात्मक परिवर्तन लाना, या कुछ परिवर्तन लाना? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा भाई? शब्द शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो परिवर्तन लाना हो सकता है संभवतः, नकारात्मक परिवर्तन लाना तो होगा नहीं, कुछ परिवर्तन लाना भी हो सकता है, सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। लेकिन तीनों ऑप्शन में सबसे सुटेबल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक परिवर्तन लाना ना। शब्द शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो सकारात्मक परिवर्तन लाना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 17। गर्भाशय के बाहर गर्भाशय के ऊतक के असामान्य वृद्धि को क्या कहते हैं? गर्भाशय के बाहर गर्भाशय के ऊतकों के असामान्य वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या मेनोरेजिया कहा जाता है, स्टिक फाइब्रोसिस कहा जाता है, या एंड्रोमेट्रियासिस कहा जाता है, या रक्त प्रदर कहा जाता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगी, सभी बहनें सुनते चलेंगी। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलेंगी भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है कि गर्भाशय के बाहर गर्भाशय के ऊतकों के असामान्य वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो गर्भाशय के बाहर गर्भाशय के ऊतकों के असामान्य वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एंडोमेट्रियासिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियासिस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 18। जन्म के समय कितनी फंटालेंस होती है? जन्म के समय कितनी फंटालेंस होती है? तो क्या 4 फंटालेंस होती है, 6 फंटालेंस होती है, या 2 फंटालेंस होती है, या 8 फंटालेंस होती है? तो कितना फंटालेंस होती है भाई? जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दे। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर आ रहे हैं बन उड़ा दीजिए हवाई जहाज की तरह हवा में। क्वेश्चन क्या पूछा है दोबारा से पढ़िए। जन्म के समय कितनी फंटालेंस होती है? तो जन्म के समय जो फंटालेंस होती है वो कितनी होती है? 6 फंटालेंस होती है। कितनी होती है? 6 फंटालेंस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी होती है? 6 फंटालेंस। 6 फंटालेंस का मतलब क्या होता है? जो शिशु होता है जन्म के समय, तो शिशु पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, तो जन्म के समय क्या होता है कि उसके 6 जगह के जो हड्डियां होती हैं वो नरम होती हैं। क्या होती हैं? 6 हड्डियां, 6 जगहों की हड्डियां जो होती हैं, हड्डियां नरम होती हैं, ठीक ना, नरम होती हैं। तो उसी को फंटानेल कहते हैं ना। नरम हड्डी को क्या कहते हैं? फंटानेल कहते हैं। तो 6 जगहों के स्थानों को जो नरम हड्डियां होती हैं उसी को क्या कहते हैं कि जन्म के समय कितनी फंटानेल होती हैं? तो जन्म के समय 6 फंटानेल होती हैं, यानी कि 6 जगह हड्डियां जो है नरम होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे के सर पर देखेंगे ऊपर हिस्से में, मान लीजिए कि बच्चे का सर है ना, ये बच्चे का सर इसके ऊपर हिस्से में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत जैसे कि नरम रहता
रहता है ना, बहुत जैसे कि दबाने पर बहुत थोड़ा हल्का, बहुत जैसे कि ये लगता है कि दब जाएगा अंदर की तरह ना। तो यहाँ की हड्डी बहुत नरम होती है। इस तरह की हड्डियां कई जगह 6 जगहों होती हैं। इसी को फंटानेल का है। हमारा राइट आंसर क्या हुआ है बहन? ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूजन होगा 18 नंबर क्वेश्चन में, सभी बहनें कमेंट कर देंगी सर क्वेश्चन नंबर 18 में कंफ्यूजन है, दोबारा से बताइए। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपका जवाब नहीं जाता है तो निश्चिंत रहिएगा, आपके कमेंट का जवाब मैं जरूर दे दूंगा। इस बात से निश्चिंत रहिएगा, जिस जिस तरह से दूं दे दूंगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा ना। लेकिन कमेंट बॉक्स में नहीं मिला है तो समझिए कि उसके लिए क्लास आपको मिलेगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। क्या पूछा है कि 19 साल की श्रीमती सावित्री की शादी 2 साल पहले हुई थी। बिना किसी गर्भनिरोधक उपकरण के नियमित यौन संपर्क संभोग करने के बाद भी वह गर्भ धारण करने में विफल रहती है। निम्न में से कौन सा निदान श्रीमती सावित्री के लिए होगा? तो कौन सा होगा भाई? क्या द्वितीय बांझापन होगा, प्राथमिक एमेनोरिया होगा, प्राथमिक बांझापन होगा, या द्वितीय एमेनोरिया होगा? राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बता दे। संगीता पटेल जी गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। गलत हुआ तब तो आपको पक्का मारेंगे, समझ लीजिए। आपका दिमाग उमाग सब दुरुस्त हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आपने गलत किया तो आप मार खाएंगे। इसका कमेंट कीजिए संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, प्रियंका साहनी जी। क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 डाल करके कमेंट कीजिए कि क्या आप लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। मैं चिल्ला चिल्ला करके आप लोग को समझा चुका हूं ना कि क्या होता है प्राथमिक एमेनोरिया, क्या होता है द्वितीय एमेनोरिया, क्या होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पकड़िए। क्या क्वेश्चन पूछा है? 19 साल की एक श्रीमती है, ये 19 नंबर दिया है लेकिन 19 साल यहाँ पर आना चाहिए। 19 साल की श्रीमती सावित्री की शादी 2 साल पहले हुई थी, ठीक। बिना किसी गर्भनिरोधक उपकरण के नियमित यौन संपर्क के बाद भी, बिना किसी गर्भनिरोधक के नियमित यौन संपर्क के बाद भी, यानी कि संभोग करने के बाद भी गर्भधारण करने में विफल रहती हैं। तो निम्न में से कौन सा निदान श्रीमती सावित्री के लिए होगा? तो कौन सा निदान श्रीमती सावित्री के लिए होगा भाई? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक बांझापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक बांझापन होगा ना। और देखिए पूछा क्या, 2 साल पहले हुई थी शादी ना, तो नियमित क्या कहते हैं यौन संपर्क करने से उसको क्या कहते हैं कि गर्भधारण करने में विफल रहती है, तो इसको कहेंगे प्राथमिक बांझापन। अगर यहीं पर दे देता, यहाँ पे जो 2 साल दिया है बहन, अगर यहीं पे 2 साल की बजाय अगर यहाँ पर दे देता 12 माह दे देता, क्या दे देता? 12 माह या 1 साल दे देता। क्या दे देता? 1 साल। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाता है। समझिए क्वेश्चन को मैं क्या समझाना चाहता हूँ संगीता पटेल जी बहन। क्वेश्चन क्या पूछा है? साल की ना 19 साल की श्रीमती सावित्री की शादी 2 साल पहले हुई थी, ठीक ना। अगर यहीं पे 2 साल को हटा करके अगर 12 महीने या 1 साल कर देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगेगा। अगर यहाँ पे दे दिया है 2 साल तो आंसर लगेगा क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक बांझापन ना। अगर 1 साल लगेगा तो द्वितीय बांझापन हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी हुआ है, बांझापन, प्राथमिक बांझापन इसको कहेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक एमेनोरिया कितने को होती है? प्राथमिक एमेनोरिया कितने को होती है? 15 वर्षों तक अगर किसी को मासिक धर्म नहीं होता है तो उसको प्राथमिक एमेनोरिया कहते हैं। क्या मैं आप लोगों को बताया था? द्वितीय एमेनोरिया किसको कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। द्वितीय एमेनोरिया किसको कहते हैं बताएं संगीता पटेल जी बहन। क्या मैं आप लोगों को बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बिल्कुल बताया हूं। ये द्वितीय एमेनोरिया किसको कहते हैं? कमेंट कीजिए। 19 नंबर का किसका किसका गलत हुआ सभी बहनें कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बाधा निरोधक की कार्यविधि की प्रक्रिया क्या है? बाधा निरोधक की कार्यविधि की प्रक्रिया क्या है? तो क्या है भाई? यह गर्भाशय में निषेचित अंडाणु के आरोपण में हस्तक्षेप करते हैं। यह अंडोत्सर्ग को दबाते हैं। यह योनि में शुक्राणु के जमाव को रोकते हैं। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाधा निरोधक की कार्यविधि की प्रक्रिया क्या है? तो बाधा निरोधक कार्यविधि की जो प्रक्रिया है यह योनि में शुक्राणु के जमाव को रोकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 21। अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए बहन, मैं परेशान हो चुका हूं उनसे। मैं पैसा भी दे दिया हूं पहले से, इसलिए मैं कहीं और नहीं जा पा रहा हूं। नहीं तो मैं पैसा अपना मांग रहा हूं, मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं और मेरा काम भी नहीं कर रहे हैं अच्छे से ना। तो अगर आप लोगों को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। हमारी बहनें तो हमारी बात मानती हैं भाई।
तो हमारी बहनों को अपनी मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लेना चाहिए कि नहीं बढ़ा लेना चाहिए? बिल्कुल बढ़ा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से दाहिने फेफड़े के कितने खंड होते हैं? निम्न में से दाहिने फेफड़े के कितने खंड होते हैं? तो कितने खंड होते हैं? 1 खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं, 2 खंड होते हैं या 4 खंड होते हैं? तो निम्न में से दाहिने फेफड़े के कितने खंड होते हैं? तो दाहिने फेफड़े के कितने खंड होते हैं भाई? तो दाहिने फेफड़े के 3 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन खंड होते हैं? एक होता है, पहला नंबर क्या हो जाएगा? ऊपरी, ऊपरी खंड हो गया। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? मध्य, क्या हो जाएगा? मध्य। तीसरे नंबर पर क्या होगा? निचली, क्या होगा? निचली ना, निचली दिया है, ऊपरी मध्य निचली, ठीक ना। तो ये 3 खंड किसके होते हैं? दाहिने फेफड़े के होते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 को, रूल ऑफ 9 अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है? रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है? तो 1% आवंटित किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। खाद्य भंडार किसे कहते हैं? खाद्य भंडार किसे कहते हैं? यानी खाना खाने के बाद भंडार कहाँ होता है, उसको किसे कहते हैं? क्या ईसोफेगस को कहते हैं, अमाशय को कहते हैं, छोटी आंत या बड़ी आंत? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 22 नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का पूछा क्या है? खाद्य भंडार किससे कहा जाता है? यानी खाना खाने के बाद जहाँ भंडार होता है वो किसको कहा जाता है? क्या ईसोफेगस को कहा जाता है, अमाशय को, छोटी आंत को, बड़ी आंत को? तो छोटी आंत में खाना पचता है, बड़ी आंत में पचता है भाई। भंडार कहाँ रहता है? अमाशय में भंडार रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ा जाए। एक दंत रोगी जिसमें पानी पीने के मौजूद तत्व के कारण दांतों में धब्बे पड़ जाते हैं, अर्थात नहीं रहेगा, पड़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? फ्लोरीन कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं, बोरान कहते हैं, पारा कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, संगीता जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? हम लोग देखिए बहुत 6 मिनट पीछे, 7 मिनट पीछे चल रहे हैं। इसमें 31 मिनट हम लोग का टाइमिंग चल रही है, लेकिन हम लोग 24 क्वेश्चन पे हैं। इतने समय में हम लोगों को 31 क्वेश्चन टच कर लेना चाहिए। एक दंत रोग जिसमें पानी पीने के मौजूद तत्व के कारण दांतों में धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भाई? तो उसको कहते क्या है? तो फ्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। पोर्टल संचरण यानी पोर्टल कैलकुलर, क्या कहते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन किससे संबंधित है? पोर्टल संचारण यानी कि पोर्टल सर्कुलेशन किससे संबंधित है? तो क्या मस्तिष्क से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है, या यकृत से संबंधित है? तो पोर्टल सर्कुलेशन जो से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यकृत से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। अपने क्वेश्चन को काउंट करते चलिएगा कि आप लोग कितने आंसर सही हो रहे हैं। साक्षात्कार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? साक्षात्कार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयोग किया जा सकता है? तो कौन सा शब्द उपयोग किया जा सकता है भाई? समूह सम्मेलन, व्यक्तिगत सम्मेलन, स्वास्थ्य टीम सम्मेलन, या छात्र टीम सम्मेलन? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा, साक्षात्कार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? साक्षात्कार तो एक लोग का लिया जाता है ना, तो व्यक्तिगत सम्मेलन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साक्षात्कार किसका होता है भाई? जो एक होता है उसका होता है ना, कई लोगों का एक साथ समूह में थोड़ा हो सकता है। तो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है? ओ अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल, या अतिरिक्त अमीनो अम्ल, या परिधीय अमीनो अम्ल? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। वे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या कहलाते हैं? वो कौन से अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर में ही, हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न होते हैं भाई? वो कौन से अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न होते हैं और जिनको भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है? तो कौन होते हैं बताइए, जल्दी से बता दीजिए। 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो अनावश्यक अमीनो अम्ल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। साक्षात्कार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत सम्मेलन होगा। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। परिवार नियोजन के लिए एएनएम की क्या जिम्मेदारी है? परिवार नियोजन के लिए एएनएम की क्या जिम्मेदारी है भाई? तो एएनएम की क्या जिम्मेदारी है? योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करना, प्रसव पूर्व माँ को गर्भ निरोधक गोलियां देना। देखिए यहाँ पे गोलियां कर दिए साहब ना, प्रसव पूर्व माँ को गर्भ निरोधक गोलियां देना। यहाँ पे दिया है बहन, ऑप्शन सी दिया बांझपन की जांच, ऑप्शन डी दिया है सुरक्षित जल के बारे में शिक्षा देना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने बता दे। परिवार नियोजन के लिए एएनएम की क्या जिम्मेदारी है भाई? तो परिवार नियोजन के लिए जो एएनएम की जिम्मेदारी है वो क्या है? तो योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 को, ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिए, सुनते चलिए। थोड़ा क्वेश्चन छोटा छोटा कर दिए हैं साहब। आप लोग क्या करना है बहन कि अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा देनी है। हमारी बहनें तो हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगी भाई? बिल्कुल मानना चाहिए हमारी बहनों को। हमारी बात कितने दिनों से हमारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हमारा बात तो आप लोग को मानना चाहिए ना कि नहीं मानना चाहिए? बताइए बताइए आप लोग की बात हमारी मानेंगे कि आप लोग की नहीं मानेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा आप लोग बताना है? 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या पूछा है? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम किस सप्ताह से पहले शुरू होती है? हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम किस सप्ताह से पहले शुरू होती है? तो किस सप्ताह से पहले शुरू होती है भाई? बताइए। गर्भावस्था के 26वें सप्ताह से पहले, गर्भावस्था के 24वें सप्ताह से पहले, गर्भावस्था के 22वें सप्ताह से पहले, या गर्भावस्था के 20वें सप्ताह से पहले? तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम किस सप्ताह से पहले शुरू होती है? तो ये शुरू होती है किस सप्ताह से पहले भाई? तो ये 20 सप्ताह से, गर्भावस्था के 20वें सप्ताह से पहले शुरू होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? तो कौन सा संगठन भाई दुनिया में शिक्षा के लिए काम कर रहा है? क्या यूनिसेफ है, डेनिडा है, यूनेस्को है, या रेड क्रॉस है? तो कौन है? यूनेस्को। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 31 नंबर का। जल्दी से कमेंट कीजिए। यूनेस्को। बताइए यूनेस्को होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा यूनेस्को ना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? तो दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कौन कर रहा है? तो यूनेस्को कर रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। क्या दिया है? ओसीपी गर्भावस्था को कैसे रोकती है? ओसीपी गर्भावस्था को कैसे रोकती है? योनि में शुक्राणुओं को जमाव को रोकते हैं, गर्भावस्था में निषेधित डिंब के आरोपण के हस्तक्षेप करता है, ऑप्शन सी दिया अंडोत्सर्गर को दबाता है, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर का? 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अंडोत्सर्ग को दबाता है। क्या करता है? ओसीपी गर्भावस्था को कैसे रोकती है? तो अंडोत्सर्ग को दबाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। इतना बढ़िया से लिख दिए ना कि हम क्या बताएं बहन, मैं परेशान हो गया हूँ ना। आप लोग कहेंगे सर एक ही बात को क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा क्वेश्चन लेकर आते हैं, लेकिन बहन हमारी मजबूरी है। मैं उनको पैसा दे दिया हूँ, मैं सोचा कि पैसा दे दूंगा तो हमारा काम भी वो कर देंगे अच्छे से, लेकिन पैसा भी ले लिए, हमसे पेज भी लिए, लेकिन हमारा टाइम से काम नहीं करें, टाइम से क्वेश्चन नहीं दे रहे, सब मैं परेशान हो गया हूँ। और पैसा भी मेरा वापस नहीं करें कि मैं कहीं और जगह टाइप कराऊँ अपना। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि राखी अपने 17 साल की बेटी निहारिका को सीएचसी के पास लेकर जाती, सीएचओ के पास लेकर आती है, तथा वो बोलती है कि अभी तक इसके मासिक धर्म शुरू नहीं हुए हैं। निहारिका निम्न में से कौन सी बीमारी से ग्रसित है? संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए। प्राथमिक एमेनोरिया, द्वितीय एमेनोरिया, संभोग का नहीं होना, ऑप्शन डी दिया है मेनोरेजिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राखी अपनी 17 साल की बेटी निहारिका को, यानी कि उसकी बेटी जो है 17 साल की हो गई है, तो उसको निहारिका को कहाँ लेकर जाती है? सीएचओ के पास लेकर जाती है, आती है, तब बोलती है कि इसको अभी तक मासिक धर्म शुरू ही नहीं हुआ है। तो निहारिका में कौन सी बीमारी हो?
बीमारियों से ग्रसित है भाई? कौन सी बीमारियों से ग्रसित है बताइए? तो 15 साल तक जो क्या रहता है, प्राथमिक एमेनोरिया होता है कि द्वितीय एमेनोरिया होता है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? प्राथमिक एमेनोरिया होगा कि द्वितीय एमेनोरिया होगा? संगीता पटेल जी बहन, आपको पता है? इस क्वेश्चन को मैं आपको बताया हूँ, क्वेश्चन नहीं तो इसके ऑप्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दिया हूँ। अगर गलत करेंगे तब तो आप हमको दुखी कर देंगी। बताइए, अगर इस क्वेश्चन को संगीता पटेल जी आपने गलत कर दिया तो आप समझिए कि हमको आपने दुखी कर दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा बहन बताइए? 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई, बताइए क्या हो जाएगा? प्राथमिक एमेनोरिया लगेगा कि द्वितीय एमेनोरिया लगेगा? 33 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए। प्राथमिक एमेनोरिया लगे कि द्वितीय प्राथमिक एमेनोरिया लगाइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं हुआ, सभी लोग बताएंगे। राखी अपनी 17 साल की बेटी, वही क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 34 का। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। बच्चे के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? बच्चे के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो कौन सा कारक है जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, पोषण या पिता का स्वास्थ्य। तो बच्चे के विकास में कौन सा कारक है जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो बच्चे के विकास में तो आनुवंशिकता भी भूमिका निभाएगा, उसके पोषण भी भूमिका निभाएगा, पर्यावरण भी भूमिका निभाएगा, लेकिन ये पिता का स्वास्थ्य कैसे भूमिका निभाएगा भाई? बच्चे के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है निभाता, तो ये पिता का स्वास्थ्य थोड़ा भूमिका निभाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कि बच्चे के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? पिता का स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ग्राम पॉजिटिव है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ग्राम पॉजिटिव है? तो कौन सा है? कोलेस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ऑप्शन बी दिया है क्लेविसिएला न्यूमोनिया। ऑप्शन सी दिया है स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। ऑप्शन डी दिया है एसिनेटोबैक्टर बाउमानी। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए तो जल्दी से। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए बहन। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ग्राम पॉजिटिव है? तो कौन सा जीवाणु ग्राम पॉजिटिव है? तो कोलेस्ट्रेडियम बोटुलिनम है। कौन सा है? बोटुलिनम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38। त्वचा शोथ, दस्त और मनोभ्रंश किसकी कमी को से देखा जाता है? तो किसकी कमी से देखा जाता है भाई? क्या थायमिन की कमी से, या राइबोफ्लोविन की कमी से, नियासिन की कमी से, या फोलेट की कमी से? तो किसकी कमी से देखा जाता है? त्वचा शोथ, दस्त और मनोभ्रंश किसकी कमी से देखा जाता है? तो ये किसकी कमी से देखा जाता है? तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियासिन की कमी से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा मस्तिष्कीय भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? कौन सा मस्तिष्कीय भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो कौन सा भाग है? क्या मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु दोनों, केवल रीढ़। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? कमेंट कीजिए। 39 का होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? कौन सा मस्तिष्क का भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। हेल्थ शिक्षण में नवावेशण को क्या कहा जाता है? तो नवावेशण को क्या कहा जाता है भाई? शिक्षण में नई तकनीकी का विकास, शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन सी दिया छात्र शिक्षक को शामिल करना, या केवल संसाधनों से संबंधित। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे दे दिया केवल, इसको काटिए। अब राइट आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन में बताइए। अर्थ शिक्षण में नवान्वेषण को क्या कहा जाता है? तो नवान्वेषण को कहा जाता है क्या? शिक्षण में नई तकनीकी का विकास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? शिक्षण में नई तकनीकी का विकास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। कौन सी जोड़ी गलत है? बताइए कौन सी जोड़ी इसमें जो है वो गलत है? क्या स्कर्वी जो होता है विटामिन सी से होता है, रिकेश विटामिन डी, या रतौंधी जिसको जेरोथालमिया कहते हैं यानी विटामिन ए से, या बेरी बेरी विटामिन के से? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौन सा जोड़ी गलत पूछा है? तो देखिए स्कर्वी विटामिन सी से हो जाएगा, रिकेट्स जो होगा तो विटामिन डी की कमी से हो जाएगा, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन बेरी बेरी रोग क्या विटामिन के से होता है? नहीं भाई, विटामिन के से क्या होता है? तो विटामिन के से रक्त का थक्का जमना। क्या? रक्त
रक्त रक्त का थक्का, मान लीजिए थक्का जमना होता है ना, जमना, रक्त का थक्का जमना होगा तो बेरी बेरी क्या हो जाएगा, बेरी बेरी क्या हो जाएगा, तो बेरी बेरी के लिए होगा विटामिन B1 होगा ना, विटामिन 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 B1, विटामिन B1 के कमी के कारण होता है बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायमिन, थायमिन कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, यही नहीं होगा, यही गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी को गलत काटेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना, यही सही सुमेलित नहीं है और ये सभी सुमेलित हैं। कौन से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेश विटामिन डी के, रतौंधी विटामिन ए के। लेकिन बेरी बेरी विटामिन के से नहीं होता है, बेरी बेरी विटामिन B1 से होता है। विटामिन के बेरी बेरी विटामिन B1 से यानी कि थायमिन से होता है, इसका होगा। और के से क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़िए, क्या पूछा है बहन, कि साधारण लिपिड यानी सिंपल लिपिड का एक उदाहरण बताइए। तो क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा, सेफालिन होगा, वसी अम्ल होगा, या लेसिथिन होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 42 का सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए भाई। साधारण लिपिड का एक उदाहरण क्या होगा, तो साधारण लिपिड का एक उदाहरण होगा ट्राइग्लिसराइड होगा। क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण के 5 एम कौन से हैं। जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण के 5 एम कौन से, क्या मातृत्व, विवाह, मृत्यु दर एवं गतिशीलता, प्रवासन, आंदोलन, विवाह, मृत्यु दर, गतिशीलता, प्रवासन, मातृत्व, मानसिकता, मृत्यु दर एवं गतिशीलता, प्रवासन, मातृत्व, मील, मृत्यु दर, गतिशीलता, प्रवासन। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा बहन, क्या होगा, मातृत्व, विवाह, मृत्यु दर, गतिशीलता, प्रवासन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए, साधारण लिपिड का एक उदाहरण क्या है। तो अभी हम लोग ऊपर किए तीसरे नंबर 3 क्वेश्चन हम लोग को रिपीटेड हो गए ना। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा। क्या होगा, साधारण लिपिड का एक उदाहरण है, तो साधारण लिपिड का उदाहरण ट्राइग्लिसराइड होगा, ग्लिसराइड होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। डीएमपीए का क्या है, डीएमपीए क्या है, तो क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, एक गर्भ निरोधक है, प्रसूति शैल क्रिया है, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, 45 नंबर का सभी बहनें कमेंट कर दे। डीएमपीए क्या है भाई, तो ये है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। डीएमपीए क्या है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 को, गर्भ निरोधक योनि डायफ्राम का उपयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डायफ्राम, गर्भ निरोधक योनि डायफ्राम का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए भाई, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसे स्खलन के ठीक पहले लगाना चाहिए, इसे स्खलन के ठीक बाद हटा लेना चाहिए, इसे संभोग के 3 घंटे पहले लगाना चाहिए तथा स्खलन के तुरंत बाद हटा लेना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है कि इसे संभोग के 3 घंटे पहले लगाना चाहिए तथा यौन क्रिया ना, यौन क्रिया, यहाँ पे यौन क्रिया हो जाएगा, यौन क्रिया संभोग के बाद 6 घंटे तक लगा कर रखना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, गर्भ निरोधक योनि डायफ्राम का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन ए दिया, इसे स्खलन के ठीक पहले लगाना चाहिए, काटिए इसको, इसे स्खलन के ठीक बाद हटा लेना चाहिए। ठीक बाद कैसे हटा लेंगे, गलत होगा। इसे संभोग के 3 घंटे पहले लगा रहना चाहिए तथा स्खलन के तुरंत बाद हटा लेना चाहिए, नहीं भाई गलत होगा। इसे संभोग के 3 घंटे पहले लगाना चाहिए तथा यौन क्रिया यानी संभोग के बाद कम से कम 6 घंटे तक लगा रहना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ना। डायफ्राम को संभोग से 2 घंटे पहले तक इसको क्या किया जा सकता है, डाला जा सकता है। डायफ्राम जो है इसको 2 घंटे, संभोग से 2 घंटे पहले क्या किया जा सकता है, तो 2 घंटे पहले इसको हम लोग डाला जा सकता है ना, 2 घंटों के पहले आप लोग इसको डाला जा सकता है। और लेकिन योनि में 6 घंटे तक योनि से
रहने देना चाहिए। इसको योनि में कितने घंटे तक रहने देना चाहिए? 6 घंटे तक इसको रहने देना चाहिए। 6 घंटे तक इसको योनि में रहने देना चाहिए। इसको अधिकतम इसका समय कितना है? अधिक से अधिक इसको कितना रहने देना चाहिए? तो 24 घंटे। 24 घंटे से ऊपर तक इसको नहीं रहने देना चाहिए ना। 24 घंटे के अंदर इसको हटा लेना चाहिए या निकाल देना चाहिए। तो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा है? पूछ रहा है कि दवाओं के अवशोषण की दर सबसे अधिक कहाँ होती है? दवाओं का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन की दर सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दवाओं का अवशोषण सबसे अधिक कहाँ होता है भाई? क्या बड़ी आंत में, अमाशय में, पित्ताशय में, छोटी आंत में? तो दवाओं के अवशोषण की दर सबसे अधिक कहाँ होती है? तो सबसे अधिक जो होती है दवाओं के अवशोषण की दर वो छोटी आंत में होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 48। गर्भ निरोधक डायफ्राम का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम लोग को रिपीटेड हो गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 49। शरीर द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई के आधार पर 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 70 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? शरीर द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई के आधार पर 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 70 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा भाई? तो किस श्रेणी में रखा जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 49 नंबर का क्या मोटा होगा, अधिक वजन वाला, सामान्य वजन वाला या कम वजन वाला? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, सामान्य वजन वाला किसको कहते हैं? सामान्य ना, सामान्य वजन वाला किसको कहते हैं? ये सामान्य वजन ना, सामान्य वजन वाला किसको कहते हैं? किसका उसका वजन कितना होता है? तो 18.5 से लेकर के कितना होता है सामान्य वजन वाला व्यक्ति? तो 24 किलो 900 ग्राम होता है, सामान्य वजन वाला हो जाएगा। और अधिक वजन वाला कौन होता है? अधिक वजन वाला कौन होता है? तो अधिक वजन वाला होता है जिसका 25 से लेकर के 29.9 ग्राम का होता है, जिसका वजन उसको अधिक वजन में लेते हैं। और मोटा ना, मोटा किसको बोलते हैं बताइए? मोटा किसको बोलते हैं? तो मोटा उसको बोलते हैं जिसका वजन 30 ना, जिसका वजन 30 किलोग्राम से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? मोटा बोलते हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक के आधार पर 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 70 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो जब 30 से ज़्यादा है 70 तो इसको मोटी श्रेणी में रखा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन घुमा करके बनाएगा ऑप्शन में तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको निकाल लीजिएगा। निकालेंगे कैसे? तो बी एम आई कितना होता है? बी एम आई ना, बी एम आई बराबर कितना हो जाएगा? तो एक्स बटा के कितना हो जाएगा? 2/2 ना, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का बी एम आई बराबर, इसको हल कीजिए 70, इसको तुरंत हल कर दीजिए। कितना दिया है? कितना हो जाएगा? 1.52 ना, 1.52। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 70 बटा के 2.25 हो जाएगा ना। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 7 14 यानी कि तो 7 21 ना, तो 3 हो जाएगा, 21 1 हो जाएगा, दशमलव यानी कि 11 हो जाएगा। तो 31.11 हो जाएगा। ठीक ना, तो 30 से ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए मोटा वाला में आएगा, है ना। इस तरह से भी हल करके निकालेंगे तो इस तरह से भी आ जाएगा। अगर इसको आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को बता दिया ना, सामान्य वजन वाला कितना होता है? तो इतना होता है 18.5 से लेकर के 24.9 ग्राम जिसका वजन रहेगा वो सामान्य वजन में आएगा। अधिक वजन में कौन आएगा? अगर अधिक पूछेगा तो 25 किलोग्राम से लेकर के 29 किलोग्राम 900 के बीच में रहेगा जिसका वजन, वो अधिक में आएगा। लेकिन मोटा किसको कहेंगे? जिसका वजन 30 किलोग्राम से अधिक रहेगा उसको मोटा में कहेंगे। तो इसमें अधिक दिया है ना, 30 से 70 अधिक होता है तो इसलिए मोटा में आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 50 ना, 49 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए, क्या पूछा है? मेनिजेंस निम्न में से किसके आवरण है? तो मेनिजेंस किसके आवरण है भाई? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आवरण है, फेफड़े के, गुर्दे के या हृदय के? तो मेनिजेंस जो है ये किसके आवरण है? तो मेनिजेंस जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आवरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 51
पैटोथेनिक एसिड और बायोटेनिक किससे संबंधित है? पैटोथेनिक एसिड और बायोटेनिक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विटामिन डी से, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, या विटामिन के से, या विटामिन ई से? तो पैंटोथेनिक एसिड और बायोटीन किससे संबंधित है? तो 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। बच्चे में अगला फंटानेल कब बंद होता है? बच्चे में अगला फंटानेल कब बंद होता है? तो 6 से 8 सप्ताह में, 6 से 8 महीने में, 12 से 18 महीने में, 12 से 18 सप्ताह में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर का? तो 52 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 से 18 महीने में। बच्चे में अगला फंटानेल कब बंद होता है? तो बच्चे में अगला फंटानेल 12 से 18 महीने में बंद होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में कौन भारत में गैर संक्रामक रोग है? निम्नलिखित में कौन भारत में गैर संक्रामक रोग है? तो क्या कुष्ठ रोग, कैंसर, क्षय रोग, या रीढ़ की हड्डी की चोट? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 क्वेश्चन रिपीटेड हो गई, तो आप लोगों को बताया था। ये तो पहले ही दूसरे तीसरे नंबर पे क्वेश्चन था इस तरह से ना। निम्नलिखित में से कौन से भारत में गैर संक्रमण रोग हैं? तो गैर संक्रमण, जो संक्रमण से नहीं फैलता है, तो कैंसर जो संक्रमण से नहीं फैलता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 53 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो 53 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है संक्रमण से नहीं फैलता है। और ये क्या दिया है? रीढ़ की हड्डी की चोट। ये रीढ़ की हड्डी की एक चोट है, तो ये गैर संक्रामक रोग कैसे हो जाएगा भाई? और देखिए यहाँ पे क्या है, कुष्ठ रोग और क्षय रोग, तो ये संक्रमण से फैलता है। किससे? संक्रमण से जो है, संक्रमण से फैलता है ना, संक्रमण से फैलता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पूछा है गैर संक्रमण जो कि नहीं फैलता है, तो कैंसर ही नहीं फैलता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे ये भी तो नहीं फैलता है, लेकिन ये तो चोट है ना, इसलिए ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। सेफ पीरियड का तात्पर्य है, सेफ पीरियड का तात्पर्य क्या है? मासिक धर्म की अवधि है। मासिक धर्म के 1 सप्ताह पहले तथा 1 सप्ताह बाद, मासिक धर्म के 1 सप्ताह पहले और 3 दिन बाद तक, मासिक धर्म में के 28 से 21 दिन का समय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेफ पीरियड का तात्पर्य क्या है? तो सेफ पीरियड का तात्पर्य ऑप्शन नंबर डी होगा, मासिक धर्म के 8 से 21 दिन का समय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना? डी सही होगा। कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। 54 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। बीटा कैरोटीन है, तो बीटा कैरोटीन कौन है भाई? फिमार्ड विटामिन ए, प्रोविटामिन ए। ऑप्शन सी दिया है सिंथेटिक विटामिन ए, कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। बीटा कैरोटीन है। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बीटा कैरोटीन क्या है? प्रोविटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, प्रोविटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। डिस्पोजल सिरिंज का निष्फल करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? डिस्पोजल सिरिंज का निष्फल करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है भाई? तो एथिल ऑक्साइड ऑटोलेविंग। ऑप्शन बी दिया इंफ्रारेड विकिरण। ऑप्शन सी दिया पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन डी दिया गामा विकिरण। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए क्या दिया है। हम लोग एकदम टाइमली अब चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को उड़ाइए। डिस्पोजेबल सिरिंज को निष्फल करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि पूछा है ना, तो एथलॉक्साइड ऑटोक्लेविंग का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भाई? क्या 60 दिन होता है, 80 दिन होता है, 90 दिन होता है, 120 दिन होता है? सभी बहने कमेंट कीजिए जल्दी से। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। डेंटलाइड मसल कहाँ पाई जाती है? डेंटलाइड मसल कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी जांघ में, निचली अंग में, निचला अंग में, और उदर में, या ऊपरी पीठ पे? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डेल्टाइड मसल कहाँ पाई जाती है? तो डेल्टाइड जो मसल है वो पाई जाती है ऊपरी अंग में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए। प्रोटीन की कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? क्या रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगा, या क्वासियोरकर होगा, या कैरोटेनेमिया होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा 59 नंबर का? जल्दी से आप लोग बताइए।
प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, तो क्वाशियोरकर हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य व्यवहारक निर्धारक है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य व्यवहारात्मक निर्धारक है? तो स्वास्थ्य व्यवहारात्मक निर्धारक कौन है भाई? क्या आनुवंशिकता है, शिक्षा है, वायु प्रदूषण है, या धूम्रपान है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? तो स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक कौन हो जाएगा भाई? कौन हो जाएगा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक? राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धूम्रपान। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? तो स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है ऑप्शन नंबर डी, धूम्रपान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़िए, क्या दिया है। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं बहन, आप समय भी नहीं रह गया कि आप लोग खूब आराम से पढ़ेंगी ना। जहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना होगा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर जानना है उस तरह से आंसर आप लोग जानते चलिए, दिमाग में बिठाते चलिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में सभी बहने बताते चलें। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा पेट त्वचा एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जाता है? तो कौन लगाया जाता है? जेंटी वायलेंट पेंट, या मांडल्स पेंट, या ग्लिसरीन पेंट, या बर्गर्स पेंट? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे। मैं क्वेश्चन कराया हूँ संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, बताइए सभी लोग, रश्मि सोम जी, आप लोग बताइए। क्या चंद्रकला देवी जी मैं क्वेश्चन कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ? संगीता पटेल जी आपको तो याद आ रहा होगा कि मैं क्वेश्चन कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ, इस तरह से पेंट वाला। निम्नलिखित में से कौन सा पेंट त्वचा पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जाता है? तो कौन सा ऐसा पेंट है जो त्वचा के एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जाता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं होगा? बर्गर पेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्गर पेंट होगा कि जेंटा वायलेंट पेंट होगा? बताइए 61 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 61 नंबर का ए डी होगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा कि ए होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 को बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गर्भ निरोधक है? तो प्राकृतिक गर्भ निरोधक कौन सी है भाई? क्या विद्युतीय युग्मज है, लय विधि है, या डायफ्राम है, या स्तनपान है? तो प्राकृतिक गर्भ निरोधक नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई प्राकृतिक गर्भ निरोधक? 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायफ्राम होगा। क्या होगा? डायफ्राम। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से कफ ना का कम करने की वाली सबसे प्रबल औषधि कौन सी है? तो कफ को कम करने वाली प्रबल औषधि कौन सी है भाई? मेथ्रोराफन, या एस्पिरी, या ब्रोमेहेक्सिन, ऑप्शन डी दिया कोडिन। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? इनमें से कफ को कम करने के लिए सबसे प्रबल औषधि कौन सी है? तो सबसे प्रबल औषधि जो होगी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोडिन होगी। क्या होगी? कोडिन। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 64 को, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट किट में शामिल नहीं है? नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट किट में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं शामिल है? धमनी संदस, निर्वात मार्जक, रबर ग्लव्स, ऑप्शन डी दिया थर्मामीटर। क्वेश्चन रिपीटेड है, बताइए। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं पहले कराया था। क्वेश्चन मैं आप लोगों को किसी क्लास में पहले कभी करा चुका हूं, जब मैं आप लोगों को लिख करके क्वेश्चन दे रहा था। तो यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया हूं बहन, गलत नहीं होना चाहिए। 64 नंबर क्वेश्चन का संगीता पटेल जी उड़ा दीजिए इसको हवा में, तो बहन उड़ा दीजिए क्वेश्चन नंबर 64 को। निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट किट में शामिल नहीं है? तो होम विजिट किट में कौन सा शामिल नहीं है? 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात मार्जक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए, क्या दिया है? प्रसव के दौरान मार्फिन सल्फेट देने का सबसे बड़ा खतरा यह है। प्रसव के दौरान मार्फिन सल्फेट देने का सबसे बड़ा खतरा यह है। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है भाई? ऑप्शन ए दिया, नवजात शिशु के श्वसन दर का अवमंद। ऑप्शन बी दिया, यह महिला के रक्तचाप को बढ़ाता है। ऑप्शन सी दिया है कि मतली और उल्टी पैदा करता है। और ऑप्शन डी दिया है, माँ और बच्चे के रक्तस्राव का समय बढ़ाता है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए कैसे ऑप्शन बनाया आप लोग, देखिए ये हमको क्या कर रहे हैं, परेशानी ना कर रहे हैं। ऑप्शन किस तरह से बनाया गया, इतना लिख कर कितना जगह इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस है, लेकिन हम क्या बताएं, पेज हम खर्च करके दे दिए तो हमारा सब खर्च कर रहे हैं, अब क्या हम बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को बता दीजिए बहन।
क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया है कि प्रसव के दौरान मार्फिन सल्फेट देने का सबसे बड़ा खतरा है, यह है। तो सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है बताइए आप लोग। तो सबसे बड़ा खतरा होगा नवजात शिशु के श्वसन केंद्र का अवमंदन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए। लेबर और डिलीवरी के दौरान ऑक्सीटोसिन के उपयोग करने का उद्देश्य है। तो क्या उसका उद्देश्य है भाई, ऑक्सीटोसिन का दर्द से राहत प्रदान करें, प्रभावी गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करें, प्लेसेंटा के समय से पहले अलग होने से रोकें। ऑप्शन डी दिया है पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की प्लेसेंटल रक्त अवरोध को पार करने की क्षमता बढ़ाए। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट करें। देखिए बहन अब ये लोग शोर करने के लिए आ गए, लग रहा है ये लोग सोए थे, इन लोगों को पता नहीं था कि मैं क्लास ले रहा हूँ, नहीं तो ये तो पहले ही दूसरे क्वेश्चन जैसे ही मैं पढ़ाता 5वां क्वेश्चन जाता तब तक ये लोग शोर करना शुरू कर देते। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था, अभी पता चला है कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये लोग शोर करेंगे खूब, बच्चे उच्चे को लोग बुला कर लाएंगे और शोर करेंगे। यहीं पे देखिएगा आप लोग, शोर सुनाई देगा थोड़ी देर में। क्वेश्चन को पढ़िए बहन ध्यान से। क्या पूछा है कि लेबर और डिलीवरी के दौरान ऑक्सीटोसिन के उपयोग करने का उद्देश्य है। तो ऑक्सीटोसिन का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है बताइए। 65 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 66 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो प्रभावी गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संगीता पटेल जी बने, तो क्वेश्चन आपको बताया था, ये तो क्वेश्चन आपको बताया था, गलत तो नहीं हुआ आपका, गलत नहीं होना चाहिए बहन। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 67। चलिए भाई, जिसने कहा था कि सर आप 67 क्यों बोलते हैं, 67 क्यों नहीं बोलते हैं, तो 67 बोल दिया भाई मैं। 67 ले लीजिए। चलिए ये भाई 67, प्रसव उत्तर रक्तस्राव के प्रबंधन में सभी शामिल हैं सिवाय, सिवाय शब्द को ध्यान दीजिएगा। प्रसव उत्तर रक्तस्राव के प्रबंधन में सभी शामिल हैं सिवाय, तो सभी शामिल हैं लेकिन सिवाय, यानी एक को छोड़ करके सभी शामिल है किसमें, प्रसव उत्तर रक्तस्राव के प्रबंधन में। तो क्या हो जाएगा, बाढ़ मैनुअल गर्भाशय संपीड़न। ऑप्शन बी दिया ऑक्सीटोसिन का प्रशासन। ऑप्शन सी दिया नियंत्रण कार्ड ट्रैक्शन। ऑप्शन डी दिया प्रोजेस्टेरोन का प्रशासन। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 67 भैया मैं बोल दिया। जिस भी बहन को तकलीफ था कि सर आपने 67 क्यों नहीं बोला, आप 67 नहीं बोले, आप 67 बोल दिए, उसको 67 बोलना था, तो मैं 67 बोल रहा हूँ भाई, 67 इसको नहीं बोल रहा हूँ ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए। 67 नंबर का बता दीजिए भाई, 67 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोजेस्टेरोन का प्रशासन ना। रस प्रसव उत्तर रक्तस्राव के प्रबंधन में सभी शामिल हैं सिवाय, तो प्रोजेस्टेरोन के प्रशासन शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी शामिल हो जाएंगे लेकिन ये शामिल नहीं होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 68 को क्या दिया है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, प्रसव पीड़ा प्रेरित करना, गर्भपात प्रेरित करना, पीपीएच का प्रबंधन, उपरोक्त सभी। गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी बताइए जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए। इसका नाम बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रंजना राजभर बताइए, आराध्या पंडित, कनिका चौहान जी, साक्षी यादव, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, और कौन है भाई, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभमनाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी। जितने बहनें हमको कमेंट किए उनका नाम तो हमारे ब्रेन में फिट हो गया है। जब से जो कि सबसे पहले नंबर पर फिट हुआ है हमारी बहन संगीता पटेल जी का। संगीता पटेल जी बहन पहले गीता नाम से पढ़ती थी ना, गीता सिंह जी के नाम से पढ़ती थी, लेकिन ये क्या कहेंगे बताइए कि सर हमारा नाम गीता सिंह जी नहीं है, हमारा नाम संगीता पटेल है। तो बहन हमारी ये है जो पहले नंबर पे इनका नाम हमारे ब्रेन में सेव हुआ है, जो कि एक सारे क्वेश्चनों का जवाब देती हैं, कमेंट करती हैं, जो कुछ डाउट होता है वो पूछती हैं। तो अगर आप लोग भी पूछेंगी बहन जिनको तकलीफ हो रहा है कि सर हमारा नाम क्यों नहीं लेते हैं, तो आप लोग कमेंटे नहीं करती, तो मैं जानूंगा कौन सा कि आप लोग कौन से पढ़ रही हैं कि क्या कर रही है ना। तो 68 का आप लोग बता दीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ है भाई, 68 का राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, तो प्रसव पीड़ा प्रेरित करने में बिल्कुल, गर्भपात प्रेरित करना, पीपीएच का प्रबंधन। तीनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 68 का होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 मतलब 69 भैया, 69 इसको बोलते हैं, 69 नहीं बोलते हैं ना, 69 इसको बोलिए, 69 बोल देंगे तो कोई कह देगा करेगा आप तो गलत बोल रहे हैं सर, 69 इसको बोलना था, आप 69 बोल दिए। अच्छा चलिए
उल्टी रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा मौखिक रूप से दी जा सकती है? उल्टी रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा मौखिक रूप से दी जा सकती है? क्या डेम्पेरेडोन या ओडानेस्ट्रोन? ऑप्शन सी दिया है मेट्रोक्लोप्रामाइड, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? उल्टी रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा मौखिक रूप से दी जा सकती है? तो उल्टी को रोकने के लिए डोमेपेरिडोन दी जा सकती है, बिल्कुल। ओडानेसेट्रोन दी जा सकती है, बिल्कुल। मेट्रोलोप्रामाइड दी जा सकती है, ये तीनों दिया जा सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 70 को, भय व ठंड से त्वचा पर स्थित रोम खड़े हो जाने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? एकेडाइसिस कहलाती है, क्यूटिस एंसेराइना कहलाती है, मेटाक्रोसिस कहलाती है, या हारिपिलेशन कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? 70 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि भय व ठंड से त्वचा पर स्थित रोम खड़े हो जाने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? भय और ठंड से त्वचा पर स्थित रोम खड़े होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हारिपिलेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए शोर करने के लिए लोग आ गए ना, मैं आप लोगों से कह रहा था कि शोर करने के लोग आएंगे, बुला बुला करके एक लोग हैं, बुला करके आते हैं, चलो वहीं पे शोर करो। देखिए आ गए लोग शोर करने के लिए। बहन अगर शोर सुनाई दे रहा होगा तो अपने मोबाइल की वॉल्यूम को आप लोग बढ़ा लीजिएगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं परेशान हो चुका हूँ इन लोगों से, क्या करूँ ना। ये लोग हमको परेशान करते हैं ना, लेकिन ये लोग कितना भी परेशान करे बहन, हम लोग पढ़ेंगे और इस एग्जाम को क्रैक करके इन लोगों को दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए। यदि एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा उसका स्ट्रोक का आयतन 50 मिली है, तो उसकी हृदय क्षमता क्या हो जाएगी? बताइए, उसकी हृदय क्षमता बताइए भाई, उसकी हृदय क्षमता कितनी होगी? जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दें, उसकी हृदय क्षमता कितनी हो जाएगी? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से कितनी होगी। बताइए क्वेश्चन क्या पूछा? यदि एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा उसका स्ट्रोक आयतन 50 मिली है, तो उसकी हृदय क्षमता बताइए। बताया था कि नहीं? क्वेश्चन को बताया था, संगीता पटेल जी हल करके बताया था। 36 से 360 ml हो जाएगा, 3600 ml हो जाएगा, 7200 ml होगा, या 5000 ml होगा? राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए जल्दी से। देखिए हृदय गति क्या दिया है? हृदय गति क्या दिया है? हृदय गति क्या दिया है भाई? हृदय गति दिया है कितना? हृदय गति दिया है, बताइए जल्दी से। हृदय गति कितना दिया है? 72 बार प्रति मिनट दिया है ना, 72 बार प्रति मिनट दे दिया है। और ये कितना दिया है? स्ट्रोक आयतन कितना दिया है? स्ट्रोक आयतन कितना है? स्ट्रोक आयतन यहाँ पे है ना 50, तो स्ट्रोक आयतन 50 हो गया, तो कितना हो जाएगा बताइए? 50 कितना हो जाएगा? 72 इंटू 50 कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? 3600 हो जाएगा कि नहीं? 3600 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3600 होगा। तो 3600 ml कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, दूसरे में दिया है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 3600 ml हुआ कि नहीं हुआ? अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से किस बोन में रेड बोन मैरो पाई जाती है? निम्न में से किस बोन्स में रेड बोन मैरो पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? कशेरुकी कपाल की अस्थियों में, पसलियों एवं कशेरुकियों में। ऑप्शन सी दिया पसलियों कशेरुकियों स्टर्म में, या पसलियों कशेरुक कपाल और स्टर्नम में। तो किस में पाई जाती है भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? 72 नंबर का पूछ रहा है कि निम्न में से किस बोन्स में रेड बोन्स मैरो पाई जाती है? तो पसलियों कशेरुक कपाल और स्टर्नम में पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 73 को। देखिए शोर कर रहे हैं बहन, अगर शोर सुनाई दे रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िए। आईएमसीआई के से निम्नलिखित में को छोड़कर सभी मामलों भिन्न है। तो सभी मामले कौन भिन्न है? मलेरिया और एनीमिया शामिल हैं, 0 से 7 दिन के शिशु शामिल हैं, बीमार नवजात शिशुओं को बीमार बड़े बच्चों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन डी दिया है उपचार एक समय में एक से अधिक बीमारियों स्थितियों पर लक्षित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 73 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहने जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें भाई। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो 73 नंबर का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 0 से 7 दिन के शिशु शामिल है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 74। मनुष्य में स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। ओठ व शीशन मुंड में, हथेली व तलुओं में, मस्तक, त्वचा पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो मनुष्यों में स्वदेश ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, तो स्वेद ग्रंथियां कहाँ अनुपस्थित होती हैं, तो स्वेद ग्रंथियां तो भाई होती हैं ओठ और शीशन मुंड पर होती हैं ना। किसमें होती हैं स्वेद ग्रंथियां, अरे भाई पसीने पूछ रहा है, पसीने पसीने तो कहाँ अनुपस्थित होती हैं, तो ओठ एवं शीशन मुंड में। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 बहन देखिए शोर कर रहे हैं सब ना, ये डिस्टर्ब करके रख दिए सब। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िए क्या दिया है। बुलिमिया नरओसा के इलाज के लिए चयनित दवा, बुलिमिया नरओसा के इलाज के लिए चयनित दवा है। तो बुलिमिया नरओसा के इलाज के लिए कौन सी चयनित दवा है भाई, क्या अवसाद रोधी है, या थायमिन है, बेंजोडाइजेपाइन है, या आईवी ग्लूकोज 10% है। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बुलिमिया नर्वोसा के इलाज के लिए चयनित दवा, तो बुलिमिया नर्वोसा के इलाज के लिए जो चयनित दवा है तो कौन है, अवसाद रोधी, SSRI, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा कारण HIV संक्रमण के लिए जिम्मेदार नहीं है, निम्न में से कौन सा संक्रमण HIV संक्रमण के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो कौन सा जिम्मेदार नहीं है, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सर्जिकल उपकरणों के द्वारा, ऑप्शन सी दिया मच्छर काटना, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा 76 नंबर का, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सा संक्रमण HIV संक्रमण के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो जिम्मेदार नहीं पूछा है तो मच्छर का काटना राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर काटना ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 77 को बहन बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। सामूहिक प्रोफाइलेक्सिस का उपयोग इन सभी में किया जाता है सिवाय, सामूहिक प्रोफिलैक्सिस का उपयोग इन सभी में किया जाता है सिवाय, तो किस में किया जाता है भाई और किस में नहीं किया जाता है बताइए जल्दी से। 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, क्या रैबीज होगा, लसिका फाइलेरिया, ट्रेकोम मलेरिया, तो किस में है भाई, देखिए लसिका फाइलेरिया में भी है, स्ट्रोक में, ट्रेकोम में भी है, मलेरिया में भी है ना, तो इसमें रेबीज में नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये सभी गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 77 नंबर हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस उम्र में बच्चा सहारे के साथ बैठ सकता है, बताइए क्वेश्चन को। निम्न में से किस उम्र में बच्चा सहारे के साथ बैठ सकता है, तो सहारे के साथ कब बैठ सकता है भाई, 10 से 12 महीने में, 3 से 4 महीने में, 5 से 6 महीने में, या 8 से 10 महीने में। तो किस महीने में बच्चा सहारे के साथ बैठ सकता है, तो ये 5 से 6 महीने में सहारे के साथ बैठ सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 मतलब 79 भाई बोल दिया, किसी को तकलीफ था कि सर आपने 79 क्यों बोला, उसको क्या 79 को आपने 79 क्यों बोल दिया बताइए। एक बहन हमारी थी, बोली थी कि सर आपने 79 क्यों बोल दिया, उसको बोलना था आपको 79, तो इसको चलिए 79 बोल दिया। टोकोलिटिक न एजेंटों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, तो टोकोलिटिक एजेंटों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो समय से पहले प्रसव को बढ़ाना, समय से पहले प्रसव को दबाना, सामान्य प्रसव को बढ़ाना, सामान्य प्रसव को दबाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। टोकोलिटिक एजेंटों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, तो टोकोलिटिक एजेंटों का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई, 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा, समय से पहले प्रसव को दबाना। क्या होगा, समय से पहले प्रसव को दबाना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि बहन सुनाई नहीं दे रहा होगा, शोर शराबा कर रहे हैं सब, अगर आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा तो अपने मोबाइल की वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए ना, क्वेश्चन को लेते जाइए और उसके बाद तो फिर जो होगा उसको देखा जाएगा, ये नहीं क्लास छोड़ के चली जाए, ठीक ना। क्वेश्चन को कम से कम कर लीजिए, 20 क्वेश्चन और बचे, 21 क्वेश्चन। बच्चों में अस्थायी दांत किस उम्र में निकलने शुरू होते हैं, शुरू पूछा है संगीता पटेल जी, ध्यान दीजिएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, विभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान। उड़ाइए इस क्वेश्चन को, फेंक दीजिए हवा में इस क्वेश्चन को भाई। तो बच्चे में अस्थायी दांत किस उम्र
में निकलते हैं? बताइए संगीता पटेल जी, कमेंट कीजिए। 6 से 7 साल में, 2 से 3 साल में, या 10 से 12 साल में, या 3 से 5 साल में? तो अस्थाई दांत पूछा है, कब निकलना शुरू होते हैं भाई? तो अस्थाई दांत जो निकलना शुरू होते हैं वो कब होते हैं? तो 6 से 7 साल में निकलना शुरू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 81 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 81 को पढ़िए। प्रसव उत्तर अवधि के बाद की अवधि है। प्रसव उत्तर अवधि के बाद की अवधि क्या है? गर्भाधान है, प्रसव है, या स्तनपान है, या प्रसव है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रसव उत्तर अवधि के बाद की अवधि क्या है भाई? कमेंट करके सभी बहनें बताएं जल्दी से। आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, इस तरह से आप लोग नहीं बताएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइए। सभी बहनें बताएं, और देख करके नहीं बताना है। किसी भी बहन को देख करके नहीं बताना है। प्रसव उत्तर अवधि के बाद की अवधि किसको कहते हैं? देख के नहीं बताना है। कमेंट कीजिए, सभी लोग देखेंगे। चेक करते हैं कौन कौन। 94 नंबर क्वेश्चन दिए थे ना। 94 नंबर क्वेश्चन संगीता पटेल को, शांति वाजपेयी जी को, सीमा देवी जी को, विभा जी को दिए थे। कौन से क्लास में दिए थे? क्लास नंबर कौन था? क्लास नंबर था 100, कौन सा था भाई? 163। 163 नंबर क्लास में दिए थे ना शायद। 163 नंबर क्लास में दिए थे, बताइए। 163 नंबर क्लास में आप लोगों को दिए थे। 94 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोगों ने नहीं किया ना। बहुत अच्छा की बने, बहुत अच्छा की। आप लोग इसी तरह से खूब महान महान काम करते रहे। कोई मैं क्वेश्चन पूछ दूंगा आप लोगों से तो बताइएगा मत। चलिए, अपूर्ण आप लोगों को नहीं बताने को इसमें होमवर्क नहीं देता हूँ, तो होमवर्क में देता इसमें भी दे देता। 100 क्वेश्चन के बाद भी आप लोगों को 10 क्वेश्चन और होमवर्क में दे देता। 110 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को बताना नहीं है तो मत बताइए। अपूर्ण गर्भपात के उपचार में सबसे सामान्य शल्य क्रिया कौन सी है? अपूर्ण गर्भपात के उपचार में सबसे सामान्य शल्य क्रिया कौन सी है? गर्भाशय अच्छेदन है, डाइलेशन एंड क्यूरेटेज है, ऑप्शन सी दिया है लेप्रोटोमी है, या सीजेरियन सेक्शन है? राइट आंसर क्या होगा? 82 नंबर का जल्दी से कमेंट कीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अपूर्ण गर्भपात के उपचार में सबसे सामान्य शल्य क्रिया कौन सी है? तो अपूर्ण गर्भपात के उपचार में सबसे सामान्य शल्य क्रिया जो है ऑप्शन नंबर बी डाइलेशन एंड क्यूरेटेज है। क्या है? डाइलेशन एंड क्यूरेटेज, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 83। ऐसे ऐसे लोगों ने क्वेश्चन नहीं बताया है जिसको मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छी है पढ़ने में, जो वही लोग क्या क्वेश्चन को नहीं बता रही है ना। बहुत अच्छा कर रही हैं बहन आप लोग ना, बहुत अच्छा कर रही हैं। चलिए, मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं करता हूं कि नहीं आप लोग ऐसी गलती करें। क्या संगीता पटेल जी बहन, मैं आपसे ऐसा उम्मीद करता हूं। संगीता पटेल जी आपसे क्वेश्चन पूछा था 94 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कि नहीं दिया था? 163 नंबर की क्लास में। संगीता पटेल जी बताइए। संगीता पटेल जी आप बताइए, पूछा था कि नहीं पूछा था? किसे क्लास को देखी? नहीं देखी ना। शांति वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी आप बहन तो ऐसी नहीं करती थी। शांति वाजपेयी जी बहन आप ऐसा कैसे कर दी? आपने भी बताया नहीं बताया? और कौन है भाई? सीमा देवी जी। सीमा देवी जी बहन आप पढ़ने में जब अच्छी हो गई हैं तो आप भी लापरवाही करना शुरू कर दिए ना। पढ़ने में जब अच्छी हो गई तो पहले तो आप वीक थी, थोड़ा दिक्कतें हो रही थी आपको, लेकिन जब आप पढ़ने में अच्छी हो गई तो आप भी सभी की तरह आप भी करने लगी। कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सीमा देवी जी भी नहीं बता रहे हैं। बीबाजी बहन जब आपकी स्कोर आ रहे थे 10, 5 और 7, 8 आ रहे थे, तब तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बीबाजी बहन अब आपके 100 में से जब 80 नंबर आने लगे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि आप भी लापरवाही करना शुरू कर दिए ना। एग्जाम सर पे है आप लोगों के, अब कोई क्वेश्चन एक पूछ दूं मैं आप लोगों से तो उसका कमेंट आप लोगों को नहीं करना है ना। बहुत महान काम कर रहे हैं आप लोग। चलिए, इसी तरह से महान काम करते रहिए। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों से नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट नहीं कर सकती हैं। आप लोगों को बोलना डांटना हमको पड़ता है बार बार। बताइए संगीता पटेल जी आपसे क्वेश्चन नहीं आया क्या? क्यों नहीं आया? आया नहीं क्या? बताना नहीं चाहिए कि हम पूछे तो पूछे सर, हम नहीं बताएंगे। शांति वाजपेयी जी आप ऐसी गलती नहीं करती थी, क्यों ऐसी गलती की? 163 नंबर क्लास में 94 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था? सीमा देवी जी आपसे पूछा था कि नहीं पूछा था? बीबा जी आपसे पूछा था कि नहीं पूछा था? जब आप लोग पढ़ने में जब खूब अच्छी हो गई हैं तो आप लोग लापरवाही करना भी शुरू कर दिए बहन। बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 को बता दीजिए। प्रसव उत्तर अवधि निम्नलिखित के बाद शुरू होती है। तो प्रसव अवधि निम्नलिखित के बाद शुरू होती है तो किसके बाद शुरू होती है? प्लेसेंटा का निष्कासन, भ्रूण का निष्कासन, अस्पताल से छुट्टी, या प्रसव के 40 दिन बाद? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट आना चाहिए सभी बहनों का। उड़ाइए इस क्वेश्चन को। प्रसव उत्तर अवधि निम्नलिखित के बाद शुरू होती है तो प्रसव उत्तर अवधि जो होती है प्लेसेंटा का निष्कासन के बाद शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 84
सेप्टिक गर्भपात की सबसे प्रारंभिक जटिलता क्या है? सेप्टिक गर्भपात की सबसे प्रारंभिक जटिलता क्या है? क्या सेप्टिसीमिया है, या पेरिटोनाइटिस है, या थाक शौक है, या बांझपन है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 को दोबारा से पढ़ा जाए। सेप्टिक गर्भपात की सबसे प्रारंभिक जटिलता क्या है? तो सेप्टिक गर्भपात की सबसे प्रारंभिक जटिलता जो है सेप्टिसीमिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, सुनते चलिए, जिस भी क्वेश्चन के आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। नहीं बताना है तो मत बताइए, आप लोग तो बताएंगे नहीं, ये तो भी मैं जानता हूँ। आप लोग बताएंगे नहीं, बता देंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर ये तो सारे क्वेश्चन को आप लोग कर रही है ना, ऐसा काम मत करिएगा बहन। हमारी हमारी बहनें ऐसा काम कर देंगी। वाह भाई वाह। ऑक्सीटोसिन के प्रमुख दुष्प्रभाव बताइए क्या है? ऑक्सीटोसिन के प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? मूत्राधिक्य है, उच्च रक्तचाप है, गर्भाशय अति उत्तेजना, या गर्भाशय अटोनी। राइट आंसर क्या होगा? 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑक्सीटोसिन का प्रमुख दुष्प्रभाव तो गर्भाशय अति उत्तेजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं होगा। क्वेश्चन काउंट करते चलिए, अगर हो सके तो अपना स्कोर बता दीजिएगा, अगर हो सके तो बता दीजिएगा। अगर आप लोग बताना चाहें तब ना, बताना तो नहीं चाहेंगे आप लोग, बताएंगे कैसे भाई? सब सेंटर स्तर पर एएनएम की गर्भपात देखभाल में क्या भूमिका है बताइए? सब सेंटर स्तर पर एएनएम की गर्भपात देखभाल में क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? शैल गर्भपात करना, गर्भ परामर्श, रेफरल व गर्भपातोत्तर देखभाल देना। ऑप्शन सी दिया गर्भपात की दवाइयां लिखना। ऑप्शन डी दिया अल्ट्रासाउंड करना। राइट आंसर क्या होगा? सब सेंटर स्तर पर, अगर आप सब सेंटर स्तर पर हैं, आप एएनएम हैं, तो गर्भपात देखभाल में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या शैल गर्भपात करना, परामर्श, रेफरल व गर्भपातोत्तर देखभाल देना। ऑप्शन सी दिया गर्भपात की दवाइयां लिखना। क्या गर्भपात की दवाइयां आप लिखेंगी? अल्ट्रासाउंड करना। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो 86 नंबर क्वेश्चन का, 86 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर परामर्श, रेफरल व गर्भपात देखभाल करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। गलत तो नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन चलिए, 86 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए क्या पूछा है? कोरियोनिक विल्स सैंपलिंग किस लिए उचित समय है? कोरियन की विल्स सैंपल के लिए उचित समय बताइए। कोरियोनिक विल्स सैंपलिंग के लिए उचित समय, तो कोरियोनिक विल्स के लिए सैंपलिंग, सॉरी रुक जाइए, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। कोरियोनिक विल्स सैंपलिंग के लिए उचित समय, तो उचित समय क्या है? 10 से 12 सप्ताह है, 14 से 16 सप्ताह है, 18 से 20 सप्ताह है, 20 से 22 सप्ताह। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 87 का कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो पूछा क्या है? कोरियोनिक विल्स सैंपलिंग के लिए उचित समय, तो कोरियोनिक विल्स सैंपलिंग के लिए उचित समय जो है 10 से 12 सप्ताह है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 88, किस अल्ट्रासाउंड निष्कर्ष से मिश्र गर्भपात का संदेह होता है? किस अल्ट्रासाउंड निष्कर्ष से मिश्र गर्भपात का संदेह होता है? तो किससे होता है? खाली गर्म थैली, जीवित भ्रूण का हृदय गति, भ्रूण दिखाई देना, हृदय गति न होना, और डबल डिसिडुअल साइन। राइट आंसर क्या होगा? 88 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अल्ट्रासाउंड निष्कर्ष से मिश्र गर्भपात का संदेह होता है? तो किससे मिश्र गर्भपात का संदेह होता है भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भ्रूण दिखाई देना पर हृदय गति न होना। क्या हो जाएगा? भ्रूण दिखाई देना पर हृदय गति न होना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 लेट डाउन रिफ्लेक्ट्रॉन को कहते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? दूध का श्रवण रिफ्लेक्शन, या दूध को निकालने का रिफ्लेक्स। ऑप्शन सी दिया मुख्य रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी दिया चूसड़ का रिफ्लेक्स। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है बहन, पढ़िए क्वेश्चन को, कि लेट डाउन रिफ्लेक्ट्रॉन को कहते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो लेट डाउन रिफ्लेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दूध को निकालने का रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध को निकालने का रिफ्लेक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर
कौन सा 89 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 90, 90 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 90, एमटीपी अधिनियम 2021 भारत के अनुसार दो डॉक्टरों की राय से गर्भपात की अधिकतम अवधि कितनी होती है बताइए? 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह, 28 सप्ताह। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। एमटीपी अधिनियम 2021 भारत के अनुसार दो डॉक्टरों की राय से गर्भपात की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो दो डॉक्टरों की राय से गर्भपात की जो अधिकतम आयु होती है 24 सप्ताह होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 91, जन्म के पश्चात फोरमेन ओवेल किसकी वजह से बंद हो जाता है? जन्म के पश्चात फोरमेन ओवेल किसकी वजह से बंद होता है? तो किसकी वजह से बंद होता है भाई? फोरमेन ओवेल में रक्त संचार कम होना, दाएं तरफ से बाएं तरफ दबाव का बदलना, ऑप्शन सी दिया रक्त में ऑक्सीजन का तनाव बढ़ना, ऑप्शन डी दिया गर्भनाल के रक्त संचार का बंद होना। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? जन्म के पश्चात फोरमेन ओवेल किसकी वजह से बंद होता है? तो जन्म के पश्चात फोरवेल किसकी वजह से बंद होता है भाई? तो किसकी वजह से बंद होता है? तो दाएं तरफ से बाएं तरफ दबाव का बदलना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 92, गर्भपात का एक सामाजिक कारण कौन सा है? गरीबी है, शिक्षा की कमी, लिंग पक्षपात, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। गर्भपात का एक सामाजिक कारण कौन सा है? तो गर्भपात का एक सामाजिक कारण क्या हो सकता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। गर्भपात का एक सामाजिक कारण कौन सा है? तो गर्भपात का एक सामाजिक कारण गरीबी भी है, शिक्षा की कमी भी है और लिंग पक्षपात भी है। देखिए गरीबी जब रहेगा तो आदमी गर्भपात करवा दे रहे हैं कि गरीबी की वजह से। शिक्षा की कमी, जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो शिक्षा की कमी है जो गर्भपात का कारण बन रहा है। लिंग पक्षपात, लिंग गर्भपात पक्षपात को आप लोगों को बताया था कि अगर गर्भ में लड़की पल रही है या लड़का पल रहा है, तो लड़की पल रही है तो उसको गर्भपात कर दे रहे हैं लोग ना, यानी कि उसको गर्भ में ही मार दे रहे हैं। अगर लड़का पल रहा है तो उसको पाला जा रहा है। तो ये सब तीनों कारण हो रहे हैं जो सामाजिक कारण है गर्भपात के, ठीक ना। तो राइट आंसर हो जाएगा जब तीनों सही हो रहे हैं बहन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? उपरोक्त सभी वाला बिल्कुल सही हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 93 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात की जटिलता नहीं है? तो क्या रक्तस्राव, गर्भाशय में छेद, सेप्सिस या प्रजनन क्षमता बढ़ना? राइट आंसर क्या होगा 93 नंबर का? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात की जटिलता नहीं है? जटिलता पूछा है, जटिलता है नहीं पूछा, जटिलता नहीं है। तो कौन सी गर्भपात की जटिलता नहीं है भाई इसमें से? तो जटिलता नहीं, देखिए रक्तस्राव होगा तो गर्भपात की जटिलता होगी, गर्भाशय में छेद हो जाएगा तो ये भी जटिलता होगी, सेप्सिस भी जटिलता होगी। लेकिन जब नहीं होगा तो प्रजनन क्षमता बढ़ना, जब प्रजनन क्षमता बढ़ेगी तब कहाँ गर्भपात की जटिलता होगी? तो ये नहीं होगा, यही नहीं पूछा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये सभी गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी? गलत तो नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 94, सप्ताह से अधिक गर्भावस्था में भी गर्भपात का कौन सा कारण नहीं सामान्य? सप्ताह से अधिक गर्भावस्था में सभी गर्भपात का कौन सा कारण नहीं है भाई? तो कौन सा कारण नहीं? गर्भ निरोधक विफलता, व बलात्कार पीड़ित, भ्रूण में गंभीर असामान्यताएं, नाबालिग गर्भावस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर डालते हुए कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण में गंभीर असमानताएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः गर्भपात माना जाता है? स्वतः गर्भपात कौन सा माना जाता है? क्या प्रेरित गर्भपात, गर्भपात, चिकित्सीय गर्भपात या अवैध गर्भपात? राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 96 का कमेंट कीजिए। क्या पूछा है बहन? निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः गर्भपात माना जाता है? स्वतः ही गर्भपात माना जाता है तो कौन सा माना जाता है भाई? तो प्रेरित गर्भपात होगा, चिकित्सकीय गर्भपात होगा या अवैध गर्भपात होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये गर्भपात वाला होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पढ़िए क्या दिया है? एक मरीज सब सेंटर पर आता है, उससे के नाक या उससे खून बह रहा है, इस स्थिति में सीएचओ का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? संपूर्ण शरीर का चेकअप करना, नाक को 5 से 10 मिनट के लिए मीचना एवं मरीज के सिर को आगे की तरफ झुकाना, नाक के पास बर्फ लगाना, गर्म पानी की गररी कराना। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होगा?
एक मरीज सब सेंटर पर आता है जिसके नाक से खून बह रहा है। इसकी इस स्थिति में सीएचओ को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो संपूर्ण शरीर का चेकअप करना नहीं, नाक के पास बर्फ लगाना नहीं, गर्म पानी की गरार यानी गर्म पानी देकर के गलाला करवाएंगे नहीं, नाक को तो 5 से 10 मिनट तक के लिए खींचना एवं मरीज के सिर को आगे की ओर झुकाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 98। भारत में 20 सप्ताह तक गर्भपात के लिए आवश्यकता होती है। भारत में 20 सप्ताह तक गर्भपात के लिए आवश्यकता होती है। कोई सहमति नहीं, केवल महिला की सहमति, पति की सहमति और न्यायालय की सहमति। तो किसकी सहमति है? भारत में 20 सप्ताह तक गर्भपात के लिए आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? भारत में 20 सप्ताह तक गर्भपात के लिए आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है भाई? बताइए संगीता पटेल जी, किसकी आवश्यकता होती है? तो केवल महिला की ना। यहाँ पे देखिए केवल महिला की दिया है। और अब आप लोग कहेंगे कि सर आप तो बताए थे कि जहाँ केवल शब्द आ जाए उसको काट दीजिएगा, लेकिन बहन कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो काम करेगा ना। कोई सहमति नहीं, किसी सहमति के बिना ही गर्भपात कर दिया जाएगा। सिर्फ पति की सहमति होगी नहीं, न्यायालय की सहमति क्यों लेंगे भाई? महिला की सहमति होनी चाहिए। इस ऑप्शन के थ्रू लगाना था ना, इस ऑप्शन के थ्रू लगाना था। क्वेश्चन क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग लगाना था। तो केवल महिला की सहमति होगा ना ऑप्शन नंबर। अगर यहाँ पे दे देता केवल पति की सहमति तो गलत हो जाता। केवल कोई सहमति नहीं जैसे पूछ देता केवल न्यायालय की सहमति, तब यहाँ पे गलत हो जाता। अगर यहाँ पे केवल न्यायालय की सहमति देता तब यहाँ पे ये गलत होता। यहाँ पे केवल पति की सहमति देता तो गलत होता, केवल परिवार की सहमति देता तो गलत होता, कोई सहमति नहीं तो भी गलत होगा। लेकिन केवल महिला की सहमति, तो किसकी आवश्यकता होगी? तो केवल महिला की सहमति होगी बहन। ऑप्शन नंबर बी होगा। कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डाल के 98 नंबर, 98 के बाद 99 पाइए। 99 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है बहन कि अधिक रक्तचाप के सामान्य लक्षण कौन से होते हैं? अधिक रक्तचाप के सामान्य लक्षण कौन से होते हैं? सिर दर्द एवं भारीपन, वजन में कमी, कब्जी, कानों में घंटियां सुनाई देना। तो अधिक रक्तचाप सामान्य लक्षण कौन से हैं? तो अधिक रक्तचाप के सामान्य लक्षण कौन से हो सकते हैं भाई? तो सिर दर्द एवं भारीपन होगा ना। कब्जी कैसे हो जाएगा? वजन में कमी नहीं होगा। अधिक रक्तचाप होगा तो वजन में कमी होगा। कानों में घंटियां सुनाई देगी? नहीं भाई, कानों में घंटियां कब सुनाई देगी? कानों में घंटियां तो सुनाई देगी जब इनको आप लोग देख लीजिए। कानों में घंटियां कब सुनाई देगी? जब कि इनको आप लोग देखिए, ये कौन है? ये है संगीता पटेल जी। और इनके कान के जब ऐंठ करके मैं एक चाटा लगा दूंगा तो इनके कानों में जब घंटी सुनाई देगी, सू करके घंटी नहीं सुनाई देती है। अगर उस तरह से सुनाई देने लगा तो अब ये समझिए कि ये क्या है, घंटियां सुनाई दे रही है ना। तो ये कौन है? संगीता पटेल जी हैं। इनको थोड़ा देखिए, ये इनका जो है दिमाग बहुत तेज काम कर रहा है, किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहती हैं ये ना। एक दिन इनको मारेंगे, मारने के साथ साथ इनका कान जब काट लेंगे ना तब इनको समझ में आएगा कि सर काट करके खूब खुश हो गए ना। खूब तो खुश हो ही जाएंगे। ठीक है, बाल थोड़ा बढ़ गया है भाई, इसको कटवाइए बनवाइए। नाक तो इनकी बह रही है ना, थोड़ा इनको नाक बना दीजिए। हाँ चलिए, एक कौन है? संगीता पटेल जी। इनको देख लीजिए, जब इनका कान ऐड करके इनको एक चाटा लगा देंगे तो इनके कान में जब घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी तो वही कानों की घंटियां सुनाई देना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? अधिक रक्तचाप के सामान्य लक्षण कौन से होते हैं? तो अधिक रक्तचाप के सामान्य लक्षण होते हैं सिर दर्द एवं भारीपन होते हैं। ठीक ना, क्या होते हैं? सिर दर्द एवं भारीपन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100 इसको बोलते हैं। थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है ना, हम इसको 100 नहीं बोल पाते हैं ना, तो इसको हम 100 बोल देते हैं। तो WHO के अनुसार गर्भपात की परिभाषा क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार गर्भपात की परिभाषा क्या है? 28 सप्ताह से पहले गर्भपात, 24 सप्ताह से पहले गर्भपात, भ्रूण के जीवन क्षमता से पहले गर्भपात, प्रसव के पहले किसी भी समय गर्भपात। राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति और कौन है? पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, राध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माटू, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी और कौन है भाई? हमारी एक बहन प्रियंका जी छूट रही हैं, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, रश्मि सोम जी हैं, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, संगीता पटेल जी। बहन इस क्वेश्चन को ऐसा हवा में उड़ाइए कि ये उड़ता ही रह जाए, कभी आए ना जमीन पर। उड़ाइए तो उड़ा करके फेंक दीजिए हवाई जहाज की तरह। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विभा जी, क्वेश्चन को उड़ा दीजिए हवा में भाई। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100। WHO के अनुसार गर्भपात की परिभाषा क्या है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा क्या है भाई? बताइए, गर्भपात की परिभाषा क्या है? तो कितने सप्ताह तक गर्भपात करना चाहिए भाई, किसके अनुसार? बताइए। भ्रूण के जीवन क्षमता से पहले गर्भपात, इसको लगाइए। ठीक है ना, 24 सप्ताह से पहले गर्भपात नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिए तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? WHO का गठन कब हुआ था इसको बताइए, इसका मुख्यालय कहाँ है इसको बताइए। इतना काम आप लोग करिए। चलिए बन क्वेश्चन नंबर 100 के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी बहन? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का बहन एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा बहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग सबसे पहले उस क्लास को पढ़ लेंगे, ठीक ना। उस क्लास को सबसे पहले आप लोग पढ़ लेंगे। कितने क्वेश्चन कराए हूँ बहन? 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन कराए हूँ। कोई दो चार क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हो गए थे, उससे घबराना नहीं है। तो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन मैं कराया हूँ। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमारी बहनें हमसे पूछ लेंगी, है ना। और देखिए 100 में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं? अगर इसको आप लोगों को टाइम होगा तो बता दीजिएगा कि सर हमारे 100 में इतने स्कोर आए हैं, इतने गलत हुए हैं, इतना आप लोग कर दीजिए। कोई क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया था उसको कर लीजिएगा, अगर हो सके तो आप लोगों के पास टाइम हो तो ना। आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग महान हो गई है ना। इनको देख लीजिए और महान हो गई हैं। इनको तो देखिए तो ये बहुत महान हो गई हैं। ये ऐसी ऐसी गलतियां करती हैं ना कि इनको मारने का तो मन करता है, लेकिन क्या बताएं, इनको मारते नहीं भाई, बहन है हमारी ना, तो इनको मारना नहीं चाहते हैं। चलिए बहन मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो बहन तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोग कमेंट से बहन मैं भी मोटिवेट होता हूँ, मैं भी क्लास तैयार करता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारी बहनों की हमारी क्लासें अच्छी लग रही हैं। तो आप लोग भी एक काम कीजिएगा कि आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इतना काम तो आप लोग कर ही लेंगी ना, इतना काम कर लेंगे कि नहीं। क्लास में जो है क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आप लोग को साफ दिखाई दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, इसको बताइएगा। साफ दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे, इसको बताइएगा। आप लोगों को कोई बहनों का कमेंट आया कि सर नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन आप लोगों को लेट जा रहा है क्या? ये बात है क्या? मैं तो अपने यहाँ से सब सही किया हूँ बहन, कैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन लेट जा रहा है? आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई ऐसी प्रॉब्लम है आप लोगों को कि जो नोटिफिकेशन लेट जा रहा है? सुबह मैं टाइमली क्लास दे रहा हूँ, 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है। शाम को भी मैं टाइमली क्लास दिया था, मैं देख रहा हूँ तो कोई 1 बजे रात को पढ़ रहा है, कोई 10 बजे पढ़ रहा है, कोई 11 बजे पढ़ रहा है, कोई सुबह पढ़ रहा है। और सुबह भी मैं टाइमली क्लास दे दिया था तो सुबह भी आप लोग लेट पढ़ रही हैं। ये कैसे हो रहा है बताइए? आप लोग कोई दिक्कत हुई है क्या? हमारे यहाँ से दिक्कत हुई है कि आप लोग के यहाँ से दिक्कत हुई है भाई? चलिए मैं अपने यहाँ से चेक करूँगा, अगर हमारे यहाँ से कोई दिक्कतें हुई होगी तो मैं अपने यहाँ से चेक कर लूँगा, हमारे यहाँ से कोई दिक्कत हुई होगी तो। लेकिन आप लोग एक काम कीजिए कि अपने नेट को एक बार ऑन करके देख लीजिएगा। पहले ही 7 बजे से पहले थोड़ा नेट को ऑन करके देख लिया करिए कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं। अब आप लोग 7:30 पर ही नोटिफिकेशन ऑन करेंगे मोबाइल तो नोटिफिकेशन लेट जाइबे करेगा। तो इस तरह से भी आप लोग भाई थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि ना, अगर हमारे यहाँ से दिक्कतें होंगी तो मैं अपने यहाँ से सुधार करूँगा बहन। लेकिन टाइमली क्लास में दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन क्यों जा रहा है? नेटवर्क की प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं ना। अगर इस क्लास का भी नोटिफिकेशन अगर लेट जाएगा, जितना लेट जाएगा टाइमली, संगीता पटेल जी आप कमेंट कीजिएगा, जितना लेट जाएगा उतना टाइम लिख करके हमको कमेंट कीजिएगा, सर इतना लेट आया है ना। कमेंट हमको कीजिएगा कि सर इतना इसका नोटिफिकेशन इस क्लास का लेट आया है। क्लास का सभी बहनें क्लास का नंबरिंग डाल के पढ़ाई करेंगी। क्लास नंबर कितना ये चल रहा है? क्लास नंबर 164 नंबर आप लोग नंबर ही डाल के पढ़ाई करते रहिए। चलिए बहन इसी के साथ क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। मिलते हैं ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।